हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारी जिस टॉपिक पे क्लास होने जा रही है बिल्कुल न्यू टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का एग्जाम हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश। हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में स्टडी करेंगे और इस टॉपिक की स्टडी भी पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होगी, बिंदुवार अपन चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या चर्चा करेंगे? एक तो केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं किसको, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, आजादी के पहले कौन कौन से थे, आजादी के बाद कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल किए गए, अब तक टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें सरकार कैसे रोटेट होती है, वहां का प्रशासन कैसे चलता है, इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी आज करेंगे। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश, बहुत अच्छा टॉपिक है, यूनियन टेरिटरीज। और इस टॉपिक की डिटेल स्टडी आज हम करेंगे, डिटेल चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से अधिनियम पास हुए, कौन कौन से रूल्स उसमें लागू होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, और कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अभी नया बना है, किस सन में बना है, किस सन में केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था, उस सब की डिटेल चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में इसकी स्टडी पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपका क्या है, संविधान के आर्टिकल 1 में, जो भारतीय संविधान का अपना आर्टिकल 1 है, उसमें भारत का राज्य क्षेत्र 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 1 है ना, उसमें भारत के राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? सबसे पहला ए, राज्य क्षेत्र, ठीक है, बी, केंद्र शासित प्रदेश, और सी इसमें है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित किए जाए। ठीक है, सी में जो शामिल होता है वो ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित कर लिए जाए, यानी किसी भी समय वो बना दिए जाते हैं, अर्जित कर लिए जाते हैं, ऐसे को सी श्रेणी या तीसरी श्रेणी में रखा गया है। ये 3 जो श्रेणियां हैं, इन 3 श्रेणियों के बारे में मैंने आपको बताया है संविधान 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नहीं सॉरी, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग। अब देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? वर्तमान में 28 स्टेट, वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नवा केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया, लेकिन उसको मर्ज कर दिया गया, 2 को 1 कर दिया गया, इसलिए टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 स्टेट है। सबसे लास्ट में जो केंद्र शासित प्रदेश बना है वो जम्मू कश्मीर बना था 2019 के अंदर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल फिक्स है। अब है अगला पॉइंट, किंतु कोई अर्जित राज्य क्षेत्र नहीं है। देखिए, इसमें ये जो केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बताए हैं 8 है, लेकिन कोई भी अर्जित राज्य क्षेत्र नहीं है। जो अर्जित राज्य क्षेत्र होता है ना, जो कभी भी शामिल कर लिया जाता है, वो इस समय में कोई भी नहीं है। ठीक है, अब है अगला पॉइंट, सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं। देखिए, सारे स्टेट जो हमारे देश में है उसमें संघीय व्यवस्था लागू है, फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा देश रोटेट होता है और संघीय व्यवस्था लागू है। 18 केंद्र व राज्य दोनों मिलकर हमारी कंट्री को चलाते हैं और वह केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन के सहभागी है। वह केंद्र के साथ, यानी केंद्र सरकार के साथ शक्ति के विभाजन के सहभागी है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलाते हैं, केंद्र सरकार के साथ मिलकर सारे दोनों की शक्तियां वहां काम करती है, केंद्र और राज्य। ठीक है, अब है अगला पॉइंट, दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र है जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होता है, इसलिए ऐसे क्षेत्र को केंद्र शासित क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश किसको कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्ड हमारे सामने आया है केंद्र शासित प्रदेश, उसकी डेफिनेशन आना हमें बहुत जरूरी है। तो केंद्र शासित प्रदेश किसको कहते हैं, वो हम ये देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र होता है या वह एरिया होता है जो सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, इस प्रकार से ये प्रदेश संघीय प्रणाली से भिन्न है। जो केंद्र शासित प्रदेश है, देखिए राज्य में तो फेडरल सिस्टम होता है सभी राज्यों में, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश में फेडरल सिस्टम नहीं होता है, वो संघीय प्रणाली से बिल्कुल अलग होते हैं, है ना, संघीय सिस्टम से वो बिल्कुल अलग काम करते हैं।
ठीक है। अगला पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में मतलब ये हो गया जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले अंग्रेजों का राज था। तो उस समय ब्रिटिश शासन व्यवस्था के समय वर्ष 1874 में, लगभग वर्ष 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए। अनुसूचित जिले का मतलब, अनुसूचित का मतलब लोगों से तात्पर्य है ना, जिसको शेड्यूल्ड कहते हैं इंग्लिश में, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। ठीक है, शेड्यूल्ड लोगों का एरिया बनाया गया। ठीक है। अब है अगला पॉइंट, बाद में इसे मुख्य आयुक्त क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। जो एरिया बनाया गया ब्रिटिश शासनकाल में, बाद में इस एरिया को मुख्य आयुक्त क्षेत्र, मुख्य आयुक्त क्षेत्र के नाम से जाने लगा। ठीक है। अब है अगला पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद इन्हें भाग गए, जो हमारे भारतीय संविधान में भाग गए हैं, राज्यों व गैर प्रदेशों की श्रेणी में रखा गया। आजादी के बाद जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको संविधान में भाग गए और गैर प्रदेशों की श्रेणी में रखा गया। ठीक है। अब है अगला पॉइंट, 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। उस समय क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया। जब 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, संविधान संशोधन अधिनियम समय समय पर होते रहते हैं। तो 1956 में जब आजादी के बाद संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, तो उसमें केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। उसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में इन्हें गठित किया गया। जो क्षेत्र थे इनको केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया। ठीक है। अब है अगला पॉइंट, धीरे धीरे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। जैसे जैसे समय बीता गया, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य में विलय कर दिया गया, यानी उनको पूर्ण राज्य का दर्जा स्पष्ट रूप से हमारे भारतीय संविधान ने दे दिया और वो पूर्ण राज्य बाद में कहलाए। देखिए अगला पॉइंट क्या है, एचपी। एचपी का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है। एचपी मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश थे, बट ये सभी पूर्ण राज्य है। ये जिन राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में सब केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में ये पूर्ण राज्य बन गए। अब वर्तमान में ये पूर्ण राज्य है, इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक है। अब है अगला पॉइंट, दूसरी ओर पुर्तगालियों से लिए गए क्षेत्र। देखिए पुराने टाइम में पुर्तगाली लोग हुआ करते थे। पुर्तगालियों का एक क्षेत्र हुआ करता था, उनसे जो लिया गया क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, गोवा, दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली। ऐसे ही फ्रांसीसियों से लिया गया क्षेत्र, फ्रांसीसी जो होते थे उनसे जो लिया गया क्षेत्र था पुडुचेरी। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये जिन जिन राज्यों के बारे में मैंने बताया था, पुर्तगाली और फ्रांसीसी, ये इन दोनों को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है। अब है अगला पॉइंट, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए वर्तमान में हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन कौन से हैं और उनकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो भी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है और उनकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उसकी स्थापना हुई थी सन 1956 में। सेकेंड है दिल्ली, उसकी स्थापना हुई थी 1956 में, जो हमारे देश की राजधानी भी है दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है। नंबर 3 है लक्षद्वीप, उसकी स्थापना हुई थी सन 1956 में। नंबर 4 है दादरा और नगर हवेली दमन एवं दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। दादरा, नगर हवेली और दमन एवं दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया। उसकी स्थापना हुई थी सन 1961 और 1962 में। ठीक है। 5वां है पुडुचेरी, उसकी स्थापना हुई थी सन 1966 में। इसका नाम पहले पांडिचेरी था, बाद में इसको पुडुचेरी कर दिया गया और इसकी स्थापना हुई थी सन 1966 में। ठीक है। अगला है चंडीगढ़, 6 नंबर, उसकी स्थापना हुई थी सन 1966 में। ठीक है। चंडीगढ़ 2 स्टेट की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश भी है। 7वां है जम्मू कश्मीर। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2019 में, लेटेस्ट अभी 2019 में ही इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 8वां लास्ट है लद्दाख, इसको भी 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर अभी वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरीज है।
ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, 1973 तक यानी आजादी के बाद सन 1973 तक लक्षद्वीप को लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीपी द्वीप के नाम से जाना जाता था। मतलब 1973 तक, आजादी के बाद सन 1973 तक जो लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसको किसी और अन्य नाम से भी जाना जाता था। वो अन्य नाम क्या क्या है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीप के नाम से इस लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश को जाना जाता था। ठीक है, 1992 में दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको 1992 में क्या किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना लगा। ठीक है, 1992 को अंदर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अगला पॉइंट, 2006 तक पुडुचेरी को पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। 2006 तक पुडुचेरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसको पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। बाद में उसको पांडिचेरी से पुडुचेरी इसका नाम चेंज कर दिया गया संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब है अगला पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन अनेक कारणों से किया गया। वो कारण कौन कौन से हैं? देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किस कारण से किया गया, वो कारण क्या क्या है, उन कारणों की हम डिटेल स्टडी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला कारण है वो है राजनीतिक व प्रशासनिक सोच। राजनीतिक और प्रशासनिक सोच, जो पॉलिटिशियन है और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है उनकी सोच क्या थी दिल्ली में चंडीगढ़ को लेकर, केंद्र शासित प्रदेश को लेकर। ठीक है, अगला कारण है सांस्कृतिक भिन्नताएं। सांस्कृतिक भिन्नताएं पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, जो सांस्कृतिक भिन्नताएं पाई गई वो पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली इन केंद्र शासित प्रदेश में पाई गई। ये मेनली कारण रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश के गठन के। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, सामरिक महत्व। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप, इसमें दो केंद्र शासित प्रदेश दिए गए, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इनका सामरिक महत्व की दृष्टि से किस प्रकार इनका गठन किया गया, सामरिक का मतलब हो गया समानता की दृष्टि से, है ना, संविधान के ऊपर। ठीक है, अगला पॉइंट, पिछड़े व अनुसूचित लोगों के लिए। देखिए, 4 श्रेणी में हमारे कंट्री को बांटा गया लोगों को, SC, ST, OBC और जनरल। ये मुख्यतः 4 श्रेणियां होती है। SC शेड्यूल ट्राइब, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और जनरल कैटेगरी। तो जो पिछड़े और अनुसूचित क्षेत्र के जो लोग थे, इसको शेड्यूल्ड और इसको बैकवर्ड, उनके लिए विशेष प्रस्ताव व देखभाल मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश ये बाद में पूर्ण राज्य बन गए। मतलब उस समय ये केंद्र शासित प्रदेश थे, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश, इनका केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। बाद में ये इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और अब ये पूर्ण राज्य है वर्तमान में। 2019 में पूर्व के जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग संघीय क्षेत्र में विभक्त कर दिया गया। देखिए, 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन इससे पहले क्या किया गया, इसको 2 अलग संघीय क्षेत्र में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, वो कौन कौन से थे, सबसे पहला तो जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र और दूसरा था लद्दाख संघीय क्षेत्र। ठीक है, 2 क्षेत्र थे, जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र और लद्दाख संघीय क्षेत्र। अब देखिए अगला पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। देखिए, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उसमें प्रशासन कैसे चलता है, उनका कामकाज, काम करने की क्षमता, काम कैसे चलता है, उसको हम देखते हैं आगे। संविधान के भाग 8 में देखिए, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में मैं आपको संविधान के भाग, आर्टिकल, कौन सा भाग किस आर्टिकल से रिलेटेड है, कौन क्या उपबंध है, वो सारे के बारे में मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ। इसलिए बार बार कहीं आता है संविधान का ये भाग या ये आर्टिकल, तो आप लोग स्वतः ही समझ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, संविधान के भाग 8 में के अकॉर्डिंग आर्टिकल 239 से लेकर 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध है। ठीक है, भाग 8 में आर्टिकल 239 से लेकर 241 में केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड उपबंध है। वो क्या क्या है इसके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है, जो एक प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनका जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है
और वो भी एक प्रशासक के माध्यम से। अब देखिए कोई न कोई एक प्रशासक जरूर होता है, प्रशासक चाहे वो उपराज्यपाल होता है, कहीं उपराज्यपाल होता है, कहीं लेफ्टिनेंट जनरल होता है, ये होते हैं, ठीक है। मतलब प्रशासक जो होते हैं, इनके माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का कामकाज चलता है और उसका जो प्रशासन है वो चलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। अब है अगला पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासक है राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है, ठीक है। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, उनका जो प्रशासक है वो कौन होता है? राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है, न कि राज्यपाल की तरह राज्य प्रमुख। देखिए इसमें बहुत अंतर है, और राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है, न कि राज्यपाल या राज्य का प्रमुख, ठीक है। इस बात को आपको याद रखनी है, समझना है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति प्रशासक को पदनाम दे सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो प्रशासक के माध्यम से कामकाज संचालित होता है, उस प्रशासक को राष्ट्रपति उसका पदनाम भी दे सकता है, ठीक है। वर्तमान में उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त या प्रशासक हो सकता है। देखिए वर्तमान में जो प्रशासक है उनको उपराज्यपाल भी कह सकते हैं, मुख्य आयुक्त भी कह सकते हैं, या प्रशासक भी कह सकते हैं, या लेफ्टिनेंट जनरल का मतलब जो भी है वो कह सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, इस समय जो उपराज्यपाल है प्रशासक, वो कहाँ का काम करते हैं? दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख में उपराज्यपाल प्रशासक के रूप में काम करते हैं, और प्रशासक के रूप में काम करते हैं चंडीगढ़, दमन व दीव तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य से सटे केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति के पास ये पावर है वो कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेश से सटे राज्यपाल को राज्य से सटे केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, राज्यपाल का प्रशासक नियुक्त कर सकता है राज्यपाल को, ठीक है। देखिए इसको समझिए, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किसी भी राज्य के राज्यपाल को राज्य से सटे केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, इस हैसियत में राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद के बिना स्वतंत्र रूप से काम करता है। जब राज्यपाल को किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है, तो इस कंडीशन में राज्यपाल वहां मंत्रिपरिषद के बिना भी स्वतंत्र रूप से काम करता है, बिना निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से अपना काम जारी रखता है, काम करता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 1963, दिल्ली 1992 और जम्मू व कश्मीर में विधानसभा गठित की गई। देखिए ये जो सन दिया गया है केंद्र शासित प्रदेशों में, पुडुचेरी में सन 1963 में, और दिल्ली में 1992 में, और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन किया गया, और मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के अधीन कर दिया गया। जो टोटल मंत्रिमंडल वो मुख्यमंत्री के अधीन कर लिया गया, और इन केंद्र शासित प्रदेशों में उस समय विधानसभा गठित की गई, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो शेष बचे हैं केंद्र शासित प्रदेश, उनमें इस तरह की कोई राजनीतिक संस्था काम नहीं करती है, यानी विधवा विधानसभा नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री है, वहां से प्रशासक अपना कामकाज करता है, ठीक है। परंतु केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था बनाने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उन पर राष्ट्रपति व संसद का सर्वोच्च नियंत्रण कम हो गया है। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों पर जो प्रशासनिक काम है वो प्रशासक करते हैं, या कहीं उपराज्यपाल भी करते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाने का ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि वहां पर राष्ट्रपति व संसद का सर्वोच्च नियंत्रण कम हो गया है, ठीक है। वहां ये प्रशासक काम करने के बावजूद भी राष्ट्रपति व संसद का सर्वोच्च नियंत्रण में रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति मेन प्रशासक होता है केंद्र शासित प्रदेश का। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचियां, जो हमारी 3 सूचियां हैं, उन तीनों संविधान के अकॉर्डिंग इन तीनों सूचियों के बारे में विस्तार से पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन इस समय जो तीनों सूचियां हैं राज्य के विषयों पर विधि बना सकती है। मतलब संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचियों के विषयों पर विधि बना सकती है। संसद विधि का मतलब कानून बना सकती है तीनों सूचियों के विषयों पर, ठीक है। अब देखिए पुडुचेरी विधानसभा राज्य सूची में संवर्धित सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर विधानसभा गठित है, वहां की विधानसभा राज्य सूची
वह समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। विधि का मतलब कोई भी कानून बना सकती है, लॉ फॉर्मेट कर सकती है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट। इसी तरह दिल्ली भी राज्य सूची, जो दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वो राज्य सूची, राज्य सूची में कौन कौन से काम होते हैं? लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि को छोड़कर वे समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। देखिए इसी तरह दिल्ली भी राज्य सूची में जो काम होते हैं, इन कामों को छोड़कर और समवर्ती सूची के भी विषयों पर विधि बना सकती है। विधि यानी कानून बना सकती है दिल्ली भी। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट। दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का हाई कोर्ट है। ठीक है, पूरे देश में दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का हाई कोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय है। उसकी स्थापना हुई थी सन 1966 में। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट। दादरा व नगर हवेली एवं दमन एवं दीव दोनों को मर्ज करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वो बंबई हाईकोर्ट के दायरे में आता है। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है वो बंबई हाईकोर्ट के दायरे में आता है, यानी बंबई उच्च न्यायालय के दायरे में आता है। दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, देखिए इसमें एक बात आप याद रखिए, जहां भी उपबंध वर्ड आता है, उपबंध वर्ड इज द डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उपबंध का मतलब हमारा सीधा भारतीय संविधान से है। भारतीय संविधान में उपबंधों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब देखिए 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक में केंद्र शासित प्रदेशों को दिल्ली को विशेष हैसियत प्रदान की गई थी। देखिए सन 1991 में जब 69वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, उस समय दिल्ली को विशेष हैसियत प्रदान की गई थी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को विशेष हैसियत प्रदान की गई थी। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया। उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट। दिल्ली के लिए विधानसभा व मंत्रिमंडल का गठन किया गया। उस समय ही दिल्ली के लिए विधानसभा गठित की गई व मंत्रिमंडल का गठन किया गया। मंत्रिमंडल का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और विधानसभा का प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, पूर्व में दिल्ली में महानगरीय परिषद और कार्यकारी परिषद थी। देखिए पूर्व में दिल्ली में क्या चलता था, दिल्ली का कामकाज कैसे चलता था? वहां महानगरीय परिषद थी और कार्यकारी परिषद थी। ये दो संस्थाएं काम करती थी, एक तो महानगरीय परिषद फर्स्ट और दूसरी कार्यकारी परिषद। ठीक है, अगला पॉइंट। विधानसभा की क्षमता 70 सदस्य निर्धारित की गई। उस समय विधानसभा के अंदर जो सदस्यों की संख्या होगी केंद्र शासित प्रदेश में 70 सदस्य संख्या निर्धारित की गई, 70। ठीक है, अगला पॉइंट। जो केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्शन है वो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट। विधानसभा को राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार है। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभा चलती है, विधानसभा को राज्य सूची व संवर्ती सूची, जो ये सूचियां होती है संविधान के अकॉर्डिंग, इन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है। किसको अधिकार है? विधानसभा को। विधि का मतलब कानून बनाने का अधिकार है। देखिए आज जो हमारी क्लास हुई थी वो हुई थी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से होते हैं, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, केंद्र शासित प्रदेशों के क्या क्या नियम होते हैं, और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है और उनकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, और उनमें उनका प्रशासन व उनका कामकाज कैसे चलता है, किस केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट है या नहीं है, इन सारी डिटेल्ड स्टडी आज हमने इस टॉपिक केंद्र शासित प्रदेश में की है। ठीक है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो एग्जाम की पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ें, सुने और अच्छी तरह से लिख लिख के इसकी स्टडी करें। ठीक है, आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास हम आगे